चलिए अगला क्वेश्चन है त्रिभुज पर कोणों पर आधारित, त्रिभुज के कोणों पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रायंगल पर आधारित, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज याद रखना कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, का योग कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है, बात समझ में आया। दूसरा, त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग ठीक है कितना होता है, मान लेता हूं ये 60 है, मान लेता हूं अभी इस टॉपिक को समझाने के लिए 60 और ये 60। अगर ये 60 है तो इधर कितना आ जाएगा 120, अगर ये 60 है तो इधर कितना आ जाएगा 120, और अगर ये 60 है तो इधर कितना आ जाएगा 120। रटना नहीं है आपको चीज़ों को, ठीक है, समझना। तो 12 गुणा 12 गुणा 12, 12 तिया 36 हो जाएगा, 360, ठीक है। त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग 360 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का, ठीक है, मतलब अंतः कोण है ना, इसको अंतः कोण बोलते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, ठीक है, अंतः कोणों का योग। अंतः मतलब त्रिभुज के अंदर में बनी हुई कोण और त्रिभुज के बाहर में बनी हुई कोण को बाह्य कोण बोलते हैं। 360 अंश होता है, ठीक है। अब ये तो बस एज्यूम किए थे, ठीक है, ठीक। अब कुछ और प्रॉपर्टीज सुनिए, ठीक है। रेखा भी हमने पढ़ा, अगर कोई एक एंगल ये 130 है तो ये कितना आ जाएगा 180, दोनों का योग होता है तो ये कितना आ जाएगा जी 50 अंश हो जाता है, ठीक है। 180 में से 130 घटाऊंगा तो 50 अंश आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन की तरफ देख रहे हैं हम लोग, 130 तो ये कितना आ जाएगा 50 अंश। बात समझ में आया, ठीक है। अब एंगल बी प्लस एंगल सी पूछ रहा है, ये अनुपात आपको डराने के लिए बस दिया है, इसका जरूरत ही नहीं पड़ेगा देखना, ठीक है। तो त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होता है जी 180 डिग्री, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू दे दिया है कितना 50 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है, बराबर 180 माइनस 50 बराबर 130 अंश आ जाएगा। एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 130 अंश, ठीक है। अब अगर इसमें एंगल बी या एंगल सी का इंडिविजुअल नंबर पूछता तब इसका वैल्यू हम लोग लगाते क्या 2x प्लस 3x, क्यों, एंगल बी ये हो जाता और एंगल सी हो जाता, तब जाकर के हमें बी और सी का मान फाइंड आउट करते, ठीक है। तो ये तो पूछा नहीं है तो इसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 130 दे दिया था और यही हमारा आंसर आ गया। तो देखिए ये जो एक प्रॉपर्टी सुनिएगा, ठीक है, ये जो दोनों क्या है अंतः कोण है, ठीक है, ये दोनों क्या है अंतः कोण है और ये भी अंतः कोण है। इन दोनों के अंतः कोणों के सम्मुख में जो बाह्य कोण होगा, ठीक है, तो इन दोनों के योग के बराबर होगा, मतलब कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू इसका बाह्य कोण। वैसे अगर मैं इसका निकालना चाहूँ इस वाले कोण का तो ये कितना आ जाएगा, ये इसका योग प्लस ये अल्फा मान लेता हूँ, इन दोनों का योग के इक्वल हो जाएगा ये वाला सी एंगल। और अगर मैं इसका निकालूं तो इन दोनों का योग, इसको मैं बीटा मान लेता हूँ, 50 प्लस बीटा इक्वल टू ये आ जाता, ठीक है। तो ये होता है एक प्रॉपर्टीज होता है कि त्रिभुज के दो अंतः कोणों का योग उनके सम्मुख कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है, ठीक है। बात समझ में आया, इस चीज को आप ध्यान रखना। इस क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार बना कर जाना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, आगे पूछेगा भी, 5 से 6 बार इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुका है, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है घनाभ, क्यूबाइड, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं, ठीक है। आप अपने जिस रूम पर बैठे हैं उसको आप एज्यूम कीजिए कि वो एक क्यूबाइड है, घनाभ है, ठीक है। इसको बोलते हैं, जैसे हमने कल घन पढ़ा था वैसे ही इसको हम क्यूबाइड बोल सकते हैं, ठीक है। क्यूबाइड में और घन और घनाभ में डिफरेंस क्या है, तो घन में भी 3 भुजाएं होती है, लंबाई, लेंथ, चौड़ाई, ठीक है, ब्रॉथ और हाइट, ऊंचाई, ठीक है। तो घन में तीनों का मान क्या होता है, इक्वल होता है, घन में तीनों का मान इक्वल होता है। और घनाभ में, ठीक है, घनाभ में तीनों का मान इक्वल नहीं होता, तीनों में से 2 इक्वल हो सकते हैं लेकिन तीसरा क्या होगा, अलग होंगे, तीनों का मान इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। तीनों का मान
इक्वल टू बी इक्वल टू एच, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तीनों का मान अलग होगा। जैसे वर्ग और आयत में होता है ना जी, वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, दोनों भुजाएं आपस में लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती है। सॉरी, आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। ठीक है, और वर्ग में दोनों भुजाएं लंबाई और चौड़ाई बराबर हो जाता है। सेम चीज है, अगर 6 वर्ग को मिला करके एक 3D डायग्राम बनाया जाए तो क्या कहलाएगा, घन कहलाएगा। और आयत 6 आयत को मिलाकर के बनाया जाए तो क्या कहलाएगा, घनाभ बनेगा। ठीक है, एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इसका लंबाई, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा इसका ऊंचाई, ये हो जाएगा इसका लंबाई, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये ऊंचाई हो गया और ये हो गया चौड़ाई। यहां तक कोई डाउट? ठीक है, नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, एज्यूम कीजिए कि आप एक कमरे में बैठे हैं, या फिर इस बॉक्स को देखिए तो देखिए जितने, ठीक है, ये वाला एरिया घेरेगा, जितने लंबाई और ऊंचाई, चौड़ाई और लंबाई का है, ये सेम इतने का ही ये वाला होगा उसके सामने वाला, और ये वाला और ये वाला सामने का आपस में बराबर होंगे, और ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? सबसे पहले आयतन देखते हैं। तो घनाभ का आयतन मतलब वो कितना अंदर में अपने इस बॉक्स में कितना सामान वो कंज्यूम कर सकता है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, तो उसी को क्या बोलते हैं, आयतन बोलते हैं। तो इसका वैल्यू हो जाएगा, वॉल्यूम का वैल्यू हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब जैसे कल हमने घन में कहा था कि उसको रैपिंग करने में, उसको कवर्ट करने में कितना कम से कम लगेगा कवर, तो उसी को क्या बोलते हैं, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए यहाँ पर 6 टाइप का आयत दिख रहा है मुझे। एक जो आयत बन रहा है वो ऊंचाई और लंबाई को मिलकर के बन रहा है। ठीक है, एक जो बन रहा है वो लंबाई और चौड़ाई को लेकर के बन रहा है, और एक जो बन रहा है वो चौड़ाई और ऊंचाई को लेकर बन रहा है। और आमने सामने की एक दीवार के अपोजिट भी सेम रहेगा, मतलब कितना बन रहा है, ये 2 बार बन रहा है, ये भी कितना बार बन रहा है, 2 बार, और ये भी कितने बार बन रहा है, 2 बार। ठीक है, इसको नोट कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो लंबाई गुणित चौड़ाई हो जाएगा L इंटू एच। देखिए ये लिखा है L इंटू एच। ठीक है, ये प्लस होगा। ठीक है, और L इंटू बी हो जाएगा एक बार, L इंटू बी, और B इंटू एच। ठीक है, और कितने बार है, 2 बार है, तो देखिए कॉमन निकाल लिया, 2 बार। बात समझ में है? आपको रटना नहीं है, चीज़ों को समझना है। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई जैसे कल हमने घन में निकाला था वैसे इसके लिए निकालेंगे। तो विकर्ण की वहाँ पर तीनों भुजाएं बराबर थी। ठीक है, तो तीनों भुजाओं को हमने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख दिया था। यहाँ पर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर निकाल लेंगे। बात समझ में आया? इन चीज़ों को आपको कॉपी में नोट करना है और अच्छे से समझना है और चीज़ों को बार बार प्रैक्टिस करना है। चलिए, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको समझते हैं। बोल रहा है 24 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर तथा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊंचे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या क्या दे दिया? लेंथ कितना दे दिया है जी? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, बी कितना दे दिया है? ठीक है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई, और हाइट कितना दे दिया है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वर्क मैं नहीं करूंगा। ठीक है, आपको क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। यहां पर निकाल लीजिएगा आप। क्या करना है? एक बार L इंटू बी करना है, फिर B इंटू एच करना है, और फिर H इंटू एल करना है, और इसको पूरे का गुणा 2 कर देना है। आंसर आपका आएगा 1242 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप लोग कमेंट बॉक्स पे, ठीक है, कमेंट सेशन पे आप लोग इनका आयतन और विकर्ण की लंबाई भी निकालकर मुझे आप आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों से उम्मीद करता हूं मैं कि आप लोगों से ये क्वेश्चन बन जाएगा, कैलकुलेशन बस करना है। ठीक है, चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल, हालांकि नहीं पूछ रहे हैं लेकिन 100% पूछेंगे एक आध 2 एग्जाम में अभी। ठीक है, ये क्वेश्चन है क्षेत्रमिति का, मेंसुरेशन का। ठीक है,
रेशन का। ठीक है, इसमें वृत्त भी आ जाएगा, आयत भी आ जाएगा। ठीक है, हम लोग आज 2-3 चीज़ों को, वृत्त के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ पहले लेक्चर्स में, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि, वृत्त का व्यास क्या होता है। ठीक है, और दूसरा आयत, आयत के बारे में भी हमने बहुत बार पढ़ चुका है कि आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का विकर्ण की लंबाई क्या होता है। अब देखो दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन दे दिया है। बोल रहा है कि 60 मीटर लंबे और 42 मीटर चौड़े आयत में, ठीक है, के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए आप खुद सोचिएगा, ये एक आयत है, ठीक है, ये 42 है और ये 60 है। अगर मैं सबसे बड़े वृत्त का कह रहे हैं ना, अगर मैं, और इन्हीं के अंदर में रहना, बाहर नहीं खींचना, अगर मैं ऐसे बनाता हूं, ठीक है, तो ये लंबाई हो जाएगा 42, ठीक है। और अगर मैं ऐसे खींचता हूं, ऐसे, ठीक है, ठीक, तो ये 60 होगा, तो ये भी तो 60 होगा ना वृत्त की, ठीक है, ये भी 42 होगा, ठीक है, तो ये भी 60 होगा, तो ये आयत के बाहर चला जा रहा है, इसलिए हम इसका जो व्यास लेंगे उसको 42 लेंगे, 60 नहीं लेंगे। बात समझ में आया? इसका जो व्यास लेंगे वो छोटा वाला को लेंगे, ना कि बड़ा वाला को। आप खुद इस चीज़ को एज्यूम करके देखिए, आप डायग्राम में बना करके देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किसको हमें व्यास लेना है, किसको हमें नहीं लेना है। ठीक है, तो ये इसका जो व्यास आ जाएगा वो कितना आ जाएगा जी, 42 आ जाएगा। ठीक है, ये 42 आ गया, तो इसका जो त्रिज्या होगा 42 का आधा कितना हो जाता है, 42 का आधा कितना हो जाएगा, 21। ये क्या आ गया इसका आर। पूछ क्या रहा है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है 22/7 गुणा 21 गुणा 21, 7 एकम 7 तिया, 21 तिया 63 हो जाएगा, और 63 गुणा 22 करेंगे तो आपको कितना आएगा, 1386, 1386, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में। बात समझ में आया? तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। चलिए आगे, अगर इसी में पूछ लेता इस वाले भाग का क्षेत्रफल, इस वाले भाग का क्षेत्रफल, क्या करते, सबसे पहले आयत का निकालते क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे का क्षेत्रफल निकालते पहले तो आयत का, फिर जो जगह घेर रखा है, ये वृत्त घेर रखा है, ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालते। ठीक है, और इन दोनों को अगर घटा देते तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी। बात समझ में आया? तो ये क्या आ जाता है, छायांकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, चलिए 2 टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लिख लीजिएगा उसको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल को हम लोग जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, चाल दूरी, समय, एसटीडी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन बताइए। देखिए, एक वायुयान, एक, ठीक है, वायुयान इंग्लिश में एरोप्लेन भी बोल सकते हैं, फ्लाइट भी बोल सकते हैं, 8 घंटे में 3280 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 8 घंटे में, ठीक है, कितना डिस्टेंस दूरी तय कर रहा है, ठीक है, 3280 किलोमीटर। इससे हमें क्या पता चल जाएगा, स्पीड, इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुका है कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। तो कितना आ जाएगा, 3280/8, ठीक है, 8 चौक 32, 8 एकम, ये किस में आ जाएगा, किलोमीटर प्रति आवर में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि आवर में दिया और ये किलोमीटर में दिया है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यदि रेलगाड़ी की औसत चाल 2/5 गुना हो जाए, ठीक है, तो रेलगाड़ी 2 घंटे 2 घंटे 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। यदि ये जो चाल है, ठीक है, ये जो चाल है वो 2/5 गुना हो जाए, ठीक है, यदि ये चाल है जो वो 2/5 गुना हो जाएगा, ठीक है, तो कितने समय में, टी टाइम में, वो टी टाइम कितना दे दिया है,
2 घंटे प्लस 30 आवर, 30 मिनट, 2 घंटे, ठीक है, 2 आवर 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। ये क्यों इंटू किया, क्योंकि चाल बराबर, ठीक है, चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बट्टे समय, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या आ जाएगा, चाल गुणा समय, ठीक है, चाल गुणा समय बराबर दूरी। बात समझ में आया। तो देखिए एस कितना है, 410 गुणा 2/5, समय एक तो ये घंटे में दिया और एक मिनट में दिया है, तो सबसे पहले मिनट को मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, घंटे में। तो 30 मिनट बराबर कितना घंटे होते हैं, तो आधा घंटे, 2 और आधा कितना हो जाएगा, 2.5 घंटे हो जाएंगे, ठीक है। अब कटेगा, कटा दीजिए, ठीक है, सबसे पहले इसको इंटू कर दीजिए क्योंकि ये इधर कटेगा, देखिएगा, ठीक है। 410 इंटू करने की जरूरत भी नहीं है, 2/5 गुणा 2 दूनी 4 और 1 5/2, ठीक है, किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। 2 और 2 कट गया, 5 और 5 कट गया, अल्टीमेटली कितना बचा हमारे पास, 410 किलोमीटर। बात समझ में आया, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको मिक्स क्वेश्चन है ये, अनुपात का, प्रतिशत का और औसत का, तीनों को मिक्स करके बनाया है। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। हम तीनों चैप्टर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, तभी इस क्वेश्चन को हम बना सकते हैं। अनुपात से कैसे उठाया बोल रहा है, देखिए 3 व्यक्ति हैं, जो 3 दल हैं जो चुनाव लड़े, ठीक है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन को मैं डिकोड कर रहा हूँ सीधा, ठीक है। टोटल कितना वोट पड़ा, 3,60,000 वोट पड़ा जी, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है, 3 दल ABC 3:4:5 में मत प्राप्त होते हैं उनको, जबकि टोटल मतदाता कितने हैं, 3,60,000 मतदाता हैं, मतलब इतने वोट पड़े हैं, ठीक है। जिनमें से 60% मतदान, अच्छा ये टोटल मतदाता हैं, ये टोटल क्या है, मतदाता हैं, मतदाता हैं, ठीक है, ये टोटल मतदाता हैं, ठीक। इसमें से कितने मतदान की पड़े, मतदान कितना पड़ा, तो 60%, ठीक है, 60%। तो इन तीनों दलों को कितना प्रतिशत, कितना औसत प्राप्त हुआ, औसत पूछ रहे तीनों का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तीनों दलों को प्राप्त मतों का औसत। टोटल मतदाता कितना है, 3,60,000, उसमें से 60% मतदान पड़ा जो कि इन्हीं लोग को मिला, ठीक है। इसको मान लेता हूँ, ये अनुपात में दिया है, ये 3x हो गया, ये 4x हो गया और ये 5x हो गया, बराबर कितना, 3,60,000 का 60/100, 60% ही वोट पड़ा इनको, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 जीरो तो पहले लिख लीजिए, ठीक है। 6 छक्का 36, ठीक है, हासिल लाए 3, 6 तिया 18 और 19 20 21, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 3 12 x। कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा, 12 कम 12, 12 कम 12 बचा 9, 12 कितना हो गया 96, तो 12 अट्ठे 96 हो जाता है, 1 2 3, कितना आ गया ये, x का मान 18,000। बात समझ में आया। अब यहाँ पर से हमें इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, a का, तो 3 गुणा 18 करूंगा तो 18 तिया 54,000 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, जोड़ क्यों रहा हूँ ये भी बताऊंगा। 18 चौक 72,000 हो जाएगा, प्लस, ठीक है, 18 पंचे 90,000 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर इंडिविजुअली पूछता इन तीनों का तब ऐसे निकालते, ठीक है। अब पूछा क्या, औसत, तो तीनों को कितना वोट पड़ा, तीनों को मिलाकर अगर मैं बात करूं, इन तीनों को अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ठीक है। तीनों को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, फिर से औसत बराबर क्या होता है, योग बट्टा जितने लोगों का योग किया गया है, 3 लोगों का मतों का योग किया गया, योग कितना आया, ठीक है। इनको जोड़ेंगे तो यही आएगा, देखिए इन तीनों का योग कितना आया था, मत कितने प्राप्त हुए थे, 2,16,000, बट्टे कितने लोग हैं, 3, ठीक है। औसत निकाल लो, कितना आया, 72,000, ये आ गया मेरे पास औसत मतदान। बात समझ में आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको बार बार लगा कर जाइएगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन वर्गमूल पर आधारित क्वेश्चन है। वर्गमूल क्या होता है कि अंदर में कोई संख्या है a, उसका जोड़ा निकाल दो, तो यही क्या होता है वर्गमूल। ठीक है, लेक्चर्स में मैं करा चुका हूँ पिछला वीडियो में, पहले के जो बेसिक पढ़ाए हैं उसमें। ठीक है, तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सीधा कैसे करना है सॉल्व उसको देखते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले परिमयकरण हटाना पड़ेगा हमें। तो परिमय हमेशा किसका, हर का हटाते हैं। ठीक है, नीचे वाले का हटाते हैं, डिनोमिनेटर का। ठीक है, मतलब ये वाला जो है नीचे में, ठीक है, वर्गमूल नहीं होना चाहिए। ठीक है, बोल दिया है √15 = 3.88। ठीक है, अब ये कैसे हटेगा, देखिए नीचे में अगर मैं 3 का गुणा करूं और ऊपर में भी 3 का गुणा कर दूं, कर सकता हूं। ठीक है, 5/3 नीचे में गुणा करूंगा तो ऊपर में भी कर सकता हूं, बिल्कुल। ये आ गया √15 बटे ये जोड़ा निकल रहा है, ये आ गया 3। ठीक है, √15 का वैल्यू कितना दे दिया है 3.88, तो बटे 3 कर दीजिए। 3 एकम 3, दशमलव लगाया, 3 दूनी 6, 3 या 27, आ गया 1.29। ठीक है, बात समझ में आया। चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन है। ठीक है, प्रतिशत पर क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारतीय क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, तो मान लेता हूं पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। दो संख्याओं का योग पहली संख्या के 28/25 के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का योग पहली संख्या के 28/25 के बराबर। ये कर लिया हम लोग डिकोड जी। ठीक है, तो आगे क्या पूछ रहे हैं, तो दूसरी संख्या जो सेकंड नंबर है वो पहली संख्या का मतलब गुणा कितना प्रतिशत होगा, पहली संख्या का कितना प्रतिशत होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करेंगे। ठीक है, नीचे ले आइए। ठीक, x को एक तरफ ले आइए, तो कितना आ जाएगा 28x माइनस सीधा x को उधर ले गया तो 25x आ जाएगा ये। ठीक है, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ 25, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3/25x आ गया। ठीक है, कितना आ गया, y बराबर 3/25x आ गया। ठीक है, तो यहां पर हमें किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 25 को ऊपर ले जाऊंगा, 25y/3 इतना आ गया। अब यहां पर कितना प्रतिशत है पूछ रहे हैं, तो रख दीजिए वैल्यू अब। ठीक है, y के जगह में या x के जगह में इसको रख दीजिए, या y के जगह में इसको रख दीजिए x का वैल्यू। ठीक है, तो आ जाएगा। कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले प्रतिशत दिया है तो प्रतिशत को मैं किस में चेंज कर दूंगा, प्रतिशत को हटा करके मैं बट्टा 100 कर दूंगा, बिल्कुल कर सकता हूं। ठीक है, इस k का मान ज्ञात करना है मुझे ना, रख दीजिए इसमें। y बराबर x का मान कितना आ जाएगा 25y/3 गुणा किए बट्टे 100 आ गया। y और y कटा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 4 तिया 12% बराबर k। ठीक है, ये आ गया k का मान। समझ में आया। ठीक है, चलिए अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, विभाजिता का नियम पर आधारित। अभी मंडी निरीक्षक के एग्जाम में पूछा भी था, है ना, कि इस स्टार की जगह में हम क्या रखें कि क्या हो, 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजिता का नियम आपको पता है कि यहाँ से स्टार्ट कीजिए और एक अंक को छोड़ करके दूसरे अंक को पकड़िए, फिर कोई और है अंक नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो इनको क्या कर लीजिए आप, जोड़ दीजिए, 2 अंक को पकड़ लिए, कितना आ गया 4। ठीक है, अब जो बच गई संख्या उनको जोड़ लीजिए। ठीक है, और इन दोनों का अंतर कर दीजिए, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से घटा दीजिए, और ये जो वैल्यू है वो या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल हो। 11 का मल्टीपल हो मतलब 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, 33 हो सकता है। ठीक है, अब देखिए 8 में से ब्रैकेट ओपन करता हूं। ठीक है, 0 कब आएगा, 8 में से 4 गया 4 प्लस 0। ठीक है, स्टार की जगह में मैं क्या रखूं, ठीक है, स्टार की जगह में मैं क्या रखूं कि
क्या हो, या तो 0 आए या तो 11 आए। अब स्टार की जगह में, या तो मेरे को स्टार की जगह में -4 रखूंगा तो 4 - 4 0 होगा। तो संख्या में मैं माइनस तो रख नहीं सकता जी जल्दी से, ठीक है। माइनस कभी भी नहीं रखना है, याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी माइनस अंक नहीं रखना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा मुझे प्लस रखना है। तो अब 0 तो ला नहीं सकते, तो क्या अब लाना पड़ेगा 11। तो स्टार में मैं 11 में मैं कितना घटाऊं कि स्टार का वैल्यू आ जाए, तो 7। तो इस तरह से स्टार का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है। बात समझ में आया, ठीक। तो ये हो गया विभाजिता का नियम पर आधारित क्वेश्चन 11 का। आप 9 और 3 का भी ध्यान में रखिएगा, 5 और 4 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गए तो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है आरोही आरोही क्रम पर, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पर पूछ रहा क्वेश्चन कि इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये पूछ रहा है, ठीक है। 2 की घात 50 दे दिए, 3 की घात 40 दे दिया, 3 की घात 30 दे दिया, 3 की घात 20 दे दिए। सबसे पहले क्या करेंगे, जो घात है, ठीक है, कैसे करेंगे, घात अगर वर्गमूल में नहीं दिया है, बटन नहीं दिया है या वर्गमूल में नहीं दिया है, तो घात को हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे यहाँ पर तो सबसे पहले, ठीक है। और उसका HCF निकालेंगे। HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम बता चुके हैं, ठीक है। 50 40 30 20 का हाईएस्ट HCF कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। निकाल कर चेक कीजिएगा, ठीक है। अब उस HCF को हम सभी में क्या करेंगे, ठीक है, क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, ठीक। क्या कर लेंगे, तो भाग दे देंगे जी, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये 2 की घात 50 भागी 10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 5। 3 की घात 40/10 करूंगा तो कितना आ जाएगा 4। 4 की घात 30/10 करूंगा तो 3, और 5 की घात 2। अब इसको हम ओपन कर लेंगे। 2 की घात 5 कितना होता है 32, 3 की घात 4 कितना होता है 81, 4 की घात 3 64, और ये 5 की घात 2 25। बात समझ में आया। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये वाली है। तो सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी, सबसे बड़ी, ठीक है, लार्जेस्ट, ठीक है। और सबसे छोटी संख्या ये वाली हो जाएगी। बात समझ में आया। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए, अगर ये क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन हम कल अपलोड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।